जय जिनेन्द्र एवरीवन। कहाँ है दूसरे? जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। चलो प्रेयर शुरू करें। यस मैम। नमो हरिहंताणं, नमो सिंहिताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजुवायणं, नमो लोए संवसारणं, ऐसो पंचनमुत्तारो सर्वपापपणासनं, मल्याळं च सर्ववेसिनं, पारमं भवै पारमं भवै। सबको जय जिनेन्द्र। तो जय कल जिनेन्द्र। हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे? याद है आप लोग को? मैम आप वो स्वयंभू स्तोत्र, सामंत बच्चे भद्र वगैरह की बात। समंत भद्र जी ने, तो वहां से हमको शुरू कर। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं मैम, आ आ रही रही है है। ना? हाँ, आ रही है मैम, आ रही है। ठीक है ठीक है। अलका जी, इंदिरा जी, आप लोग किसी के पास तीर्थंकर चरित्र की किताब है क्या, हिस्ट्री पेपर की? कोमल जी के पास है मैम, सिमर जी बता रहे थे। तीमर जी नहीं के है पास मैम है? मेरे पास। हाँ वो हाँ जो हाँ। फोटो भेजे वो वाली नहीं है, एक बहुत पुरानी एक बुक है। बट वो कौन सी है एग्जैक्टली पता नहीं, उस बुक का चाहिए तो ऊपर का फोटो भेज सकती हो। अच्छा, सीमा जी के पास है ना? कोमल जी, कोमल जी। कोमल कोमल के पास, बट कोमल भी बोल रही थी उनके मम्मी के घर पे है शायद। अच्छा, उनका मम्मी का घर तो यहाँ पे ही है, हाँ। बैंगलोर। ठीक है, देखते हैं वहां से। और मेरे पास भी जो है वो पुराना ही है, जिसमें ऋषभदेव भगवान का है ना, तो वो पुराना ही है। तीर्थंकर हाँ, चरित्र मेरे बहुत पास भी है पुरानी वो बुक है। सारी तो। हाँ, मेरे पास भी है पुरानी किताबें तो। जैन मौलिक इतिहास भी है, उसमें तो बहुत डिटेलिंग में दिया है। पर उतना सारा डिटेलिंग हम नहीं दे सकते एक सेमिस्टर में। और ऐसे ही हिस्ट्री का पेपर इतना लेंदी होता है ना, तो हम लोग तो बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्याय शास्त्र में कौन कौन से आगे आते गए, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने लास्ट स्वयं स्तोत्र से स्टार्ट किया था। तो समंत भद्र जी ने जो लिखा है, उसमें था एक युक्ति अनुशासन, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फिर आत्ममीमांसा और स्वयंभू स्तोत्र। तो स्वयंभू स्तोत्र रिलेटेड ये क्या, यहाँ क्या कहते हैं कि उसमें मेन डिटेलिंग क्या है, तो 24 भगवान के 24 तीर्थंकरों की स्तुति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और उसके साथ में जो मेन कॉन्सेप्ट जो न्याय का लिया है वो है अनेकांतवाद, श्यादवाद और नईवाद। इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। और उसके साथ यहाँ पे यह भी कहा है कि अनेकांतवाद का निरूपण करते हुए अनेकांत को भी अनेकांतात्मकता बतलाई है। तो अनेकांतवाद कैसे अनेक रूपों में समझा जा सकता है, न्याय शास्त्र में कैसे लगाया जाता है। और उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि श्यात शब्द सर्वथा रूप से कथन करने के नियम का त्यागी है और यथार्थ दृष्टि की अपेक्षा रखने वाला है। मतलब यथार्थ क्या है, सच क्या है, इन डेप्थ राइट क्या है, वो चीज क्या है जो वैसी की वैसी हमें जाननी है। उन सारी चीजों का डिटेलिंग यहाँ पे स्वयं स्तोत्र में हमें मिलता है। और श्वेतवाद का प्रत्यक्ष और आगमिक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण उसका क्या है और आगमों में उसके क्या क्या प्रमाण दिया है, जिससे ये अविरुद्ध होता है। मतलब उसमें कोई विरोधाभासी नहीं है, कोई इसको विरोध नहीं करता है और जो निर्दोष होता है।
तो इस प्रकार समंतभद्र का जो प्रसिद्ध प्राप्त प्रमाण लक्षण वो भी स्वयं स्तोत्र में ही है। तो जिसके अनुसार स्व और पर का प्रकाशक ज्ञान वही प्रमाण है, उस बात को यहाँ पे एकदम ठोस से बताया गया। ठीक है। उसके बाद हमारे न्याय शास्त्र के दूसरे शास्त्रकार आते हैं मल्लवादी क्षमाश्रमण। 5वीं शताब्दी की बात यहाँ पे हम लोग अभी कर रहे हैं। 5वीं शताब्दी के आसपास मल्लवादी क्षमाश्रमण जी आए थे और उन्होंने वहां पे बादशाह नए चक्र की बात यहाँ पे चलती है। उनके समय में उनकी रचना ये है। तो मल्लवादी क्षमाश्रमण जी है, उन्होंने जैन दर्शन के प्रमुख विचक्षण तार्किक थे, तर्क करने वाले थे। तर्क शास्त्र को उन्होंने बहुत ऊपर उठाया था, तो उसमें वो प्रमुख थे मल्लवादी क्षमाश्रमण जी। और उन्होंने क्या रचना की है? बादशाह नए चक्र, जो भी मैंने बताया ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये समस्त दार्शनिक दर्शन की और प्रमाण मान्यता जो भी है ना, उन सारी चीजों को उस समय पे जो सारी दूसरी चीजें थी उनका खंडन करते हैं। और उसके बाद में उसकी धर्म कीर्ति द्वारा प्रतिपादित और जो मान्यता है उसकी रचना में इन सारी चीजों का संकेत देते हैं। तो वो क्या था, उनके समय में क्या चल रहा था? एक तो दिग नाग और पश्चात धर्म कीर्ति। तो मल्लवादी के संबंध में बहुत सारी जो प्रशस्तियां मिलती है ना, तो वहां पे अगर हम देखें तो इनको बौद्ध पर विजय प्राप्त करने वाली सिद्धि है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, उसकी जो वादी थी, उसका जो तर्क थे, उसके जो समझ थी, उन सारी चीजों को यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह से उसके ऊपर की बातें बताई है। मतलब कि बौद्ध पर उन्होंने विजय प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की है। समझ में आ रहा है? तो कहीं हम यह भी देख सकते हैं कि एक प्रशस्ति में ये भी बताया है कि बुद्धानंद नामक जो बौद्ध दार्शनिक थे उनको इन्होंने पराजित किया। फिर हेमचंद्राचार्य जी ने और उनके दूसरे जो उस समय के थे तर्कशास्त्री, उन्होंने इन बौद्धों पर भी विजय प्राप्त की थी। तो मल्लवादी की विजयी होने के बाद, स्थापित होने के बाद जो जो दिग्नाग मंतव्य थे उनका खंडन करने के कारण मल्लवादी क्षमाश्रमण का नाम क्या पड़ा? उस समय उनको बुलाया जाता था दिंगनाग के पूर्व निर्धारित, उसे पूर्व निर्धारित किया जाता था। तो इसी तरह मल्लवादी भी बहुत प्रसिद्ध हो गए उनके बाद 4 नए चक्र के कारण। तो द्वादशार नए चक्र में जैनेतर मंतव्य जो लोक में प्रचलित है ना, उनको नहीं मानकर उनका विधि विनय से उसके सारे रूपों का संग्रह किया हुआ, उसके सारी चीजों का संग्रह किया हुआ है। फिर किस प्रकार ये जैन दर्शन को भी सर्वमान्य है उसकी भी बात रखी है, ये बात को भी सिद्ध किया है। और जो मिथ्या मत होते हैं उन सारे मिथ्या मतों का समूह होकर भी जैन धर्म किस प्रकार सम्यक है और मिथ्या मतों का समूह को वो नहीं मानता और उसके अनेकांतवाद में किस तरह को उसके समझा जा सकता है, इन सारी चीजों को इस किताब में लिखा गया है। इसके बाद आएंगे 5वीं से 7वीं शताब्दी के जो हो गए न्याय शास्त्रकार, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो उसमें है सबसे पहले जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण। जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? भाष्यकार है, प्रसिद्ध
भाष्यकार है। और यहाँ पे उनके बारे में क्या कहते हैं कि इन्होंने आवश्यक सूत्र पर एक प्राकृत भाषा में विशेष आवश्यक भाष्य की रचना की थी। प्राकृत भाषा में उन्होंने आवश्यक सूत्र पर एक विशेष आवश्यक भाष्य की रचना की थी। और उसमें उन्होंने विविध आगम, जो विविध अलग अलग आगम है या उसके जो दार्शनिक विषय है, उन सारे विषयों पर ज्ञान चर्चा की। फिर ये जो भाष्य लिखा ना, उसका अधिकांश भाग तो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में ही चर्चा ही करता है। फिर उसके बाद प्रमाण मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की चर्चा का बड़ा महत्व है, इस बात पे जोर दिया गया है। क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आगम जैन शास्त्र में ज्ञान क्या क्या है, ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि उनकी जो विशेष आवश्यक भाष्य है ना, वो जिनभद्रगणी की, उसको सर्वपग्न वृत्ति उनकी जो थी सबसे, और पूरी जो उनकी वृत्ति थी ना, वो इनकम्प्लीट रह गई थी, अपूर्ण रह गई थी। फिर बाद में आके कोटाचार्य जी ने उसको पूर्ण किया था। उसमें जो थोड़ी चीजें बाकी रह गई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी, उसको फिर किसने कंप्लीट किया? कोटाचार्य जी ने। फिर मलधारी हेमचंद्र जी ने भी इस पर एक भाष्य लिखा था, भाष्य का निर्माण किया था। और उस भाष्य के हार्द को समझने के लिए अत्यंत उपादेय होना चाहिए। तो जिनभद्र का काल लगभग 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी का माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू? उसके बाद आते हैं सिंह सूरी। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 7th सेंचुरी। तो मल्लवादी के बादशाह नए चक्र पर सिंह सूरी की न्यायागमानुसूराणी टीका दार्शनिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसकी टीका में सिंह सूरी सिद्धसेन ने सन्मति तर्क और जिनभद्रगणी समाश्रमण के विशेष आवश्यक भाष्य से भी उपयोगी अंश उद्धृत करते हैं, किंतु धर्म कीर्ति की रचनाओं का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। इसीलिए सिद्धसेन ने 5वीं शताब्दी और जिनभद्रगणी समाश्रमण ने 6वीं शताब्दी के पश्चात जो हुए थे, और बौद्ध दार्शनिक धर्म कीर्ति के पूर्व उनका अनुमान होने का अनुमान करते हैं कि ये समय से ये समय उनका होना चाहिए। समझ में आया? तो चतुर्विजय जी और लब्धि सूरीश्वर जी ने नई चक्रीकृत प्रस्तावना में जो लिखी है, उसमें उन्होंने सिंह सूरी को 7वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में माना गया। तो जो समीचीन प्रतीत होता है कि मुनि जम्बू विजय जी देवार्ती गणेश समाश्रमण के से सिंह सूरी को प्राचीन माना जाता है। सिंह सूरी जो है वो उसके पहले थे, और कहीं कहीं पे मिल मिलता है कि उसके बाद में थे। तो इस तरह जो सारी कंट्रोवर्सी चलती है, उन सारी चीजों का यहाँ पे उनको बताया गया है। तो सिंह सूरी जी की रचना थी, उनकी टीका, क्या नाम था उसका? बसु बंधु। ये दीर्घनाग आदि दार्शनिकों के मंतव्यों को पूर्व पक्ष में रख के उसका खंडन करते हैं। और सी सूरी ने जो बौद्ध में प्रमाण लक्षण में प्रत्यक्ष और का विभिन्न दृष्टिकोण बताया है, उसको भी यहाँ पे समझाया गया है। फिर आते हैं सुमति जी। वो कब के हैं? 7वीं और
8वीं शताब्दी के। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सुमति नामक जो महान जैन दार्शनिक हो गए, जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 7वीं शताब्दी खत्म होते एंड के समय और 8वीं शताब्दी के शुरू होने के समय में ये दार्शनिक जगत में आए हुए थे सुमति। और सुमति नामक आचार्य की कोई भी कृति आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी काम किया वो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किंतु बौद्ध की दार्शनिक शांत रक्षित तत्व संग्रह में अनेक बार सुमति नाथ आचार्य के मत को पूर्व पक्ष में स्थापित उपासित करते हैं। मतलब तू जब जहां जहां भी बौद्ध के दार्शनिक बातें होती है ना, वहां पे उनके बहुत सारी चीजों में जो रेफरेंस दिया जाता है, तो उसमें रेफरेंस किसका दिया जाता है, सुमति जी का। तो किस रिलेटेड, तत्व संग्रह की बात जो होती है ना, उस रिलेटेड जो रेफरेंसेस होते हैं उसमें इनका भी नाम बहुत बार आया है। तो ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास में हुए थे। और सुमति उनके पूर्व या उनके समय विद्यमान रहे होंगे, इसके शांत रक्षित के समय। इस तरह सुमति एक ऐसे दिगंबर जैन आचार्य है जिन्होंने श्वेतांबर के भी आचार्य सिद्धसेन के सन्मति तर्क पर विवृति लिखी थी, पर ये वृत्ति हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आएगा 7वीं और 8वीं शताब्दी में पात्र स्वामी। कौन है, पात्र स्वामी। तो सुमति की भांति पात्र स्वामी अथवा उसका दूसरा नाम है पात्र केसरी। पात्र केसरी नाम से भी वो प्रसिद्ध न्यायिक रहे हैं। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना जो की है उसका नाम है त्रिलक्षण कदर्थन। त्रिलक्षण कदर्थन। इसमें पात्र स्वामी की एक मौलिक देन है कि इन्होंने अविनाभावी लक्षण द्वारा बौद्ध के जो त्रिरूप हेतु है, त्रिरूप हेतु है, वो क्या क्या है। पहला है त्रि मतलब 3 त्रिरूप हेतु। तो पहला है उसमें पक्ष धर्मत्व, दूसरा है सपक्ष सत्व और तीसरा है विपक्षासत्व। इन रूप हेतु को पात्र स्वामी ने इसका खंडन किया था। और अक्लंग के बाद जो आचार्य हुए, उन्होंने त्रिलक्षण दर्शन के एक श्लोक को यत्र तत्र उद्धृत करते हुए देखा जाता है। इन्होंने इस श्लोक को रख के क्या कहा है कि शांति रक्षक ने पात्र स्वामी के मत को विस्तार से जो बताया था वो निरस किया था। निरस जो वो बात की थी ना, वो निरर्थक है। और पात्र स्वामी की जो अन्य रचना की गई थी, उन सारी रचनाओं में संप्रति का कोई उल्लेख नहीं आता है। इस तरह 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये हो गए थे। उसके बाद आएंगे श्रीदत्त जी। श्रीदत्त नाम के आचार्य का उल्लेख अक्लंग के, आप देखोगे तो तत्वार्थ वार्तिका जो है ना, एवं विद्याधन के तत्व श्लोक वर्तिका में भी मिलता है श्रीदत्त का नाम। तो विद्याधन नंद ने श्रीदत्त को 63 वादियों का जेता बतलाते हुए कहा है कि वो जल्प निर्णय नामक ग्रंथ का निर्देश दिया है। उन्होंने जल्प निर्णय नामक ग्रंथ का निर्देश भी किया है, पर ये ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। एट प्रेजेंट वी डोंट हैव दिस स्क्रिप्चर विद अस। जल्प निर्णय। उसके बाद आते हैं 8वीं शताब्दी में कुमार नंदी। तो
कुमार नंदी जो है वो विद्यानंद की कृतियों में, कुमार विद्यानंदी जी ने जो जो भी कृतियां लिखी है उसमें कुमार नंदी का उल्लेख बहुत बार आता है। कुमार नंदी विद्यानंद से पूर्व एवं अक्लंग देव के पश्चात हुए थे, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनकी एक प्रसिद्ध कृति वाद न्याय है जो समृद्धि अन्न उपलब्ध है। और विद्यानंद जी ने और एक जो लिखा था वो है प्रमाण परीक्षा। प्रमाण परीक्षा जो कि बहुत ही प्रचलित है। उसके बाद आएंगे हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी एक भारतीय दर्शन के प्रखंड ज्ञाता थे और षट दर्शन समुच्चय नामक उनकी दार्शनिक कृति से हमको समझ में आता है कि हरिभद्र सूरी कितने ज्ञानी थे। उन हरिभद्र सूरी जी ने प्रमाण शास्त्रीय ग्रंथ निर्माण की ओर कम ध्यान दिया था, पर फिर भी अनेकांतवाद सिद्धांत के स्थापनार्थ रचित उनकी कई कई कृतियां हमारे पास उपलब्ध है। और हरिभद्र सूरी की अन्य कृति रचना जो है वो है शास्त्र वार्ता समुच्चय। क्या नाम है? शास्त्र वार्ता समुच्चय, जो अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है, बहुत ही दृष्टियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हरिभद्र सूरी ने बौद्ध प्रमाण शास्त्रों पर भी टीकाएं लिखी है, उन्होंने व्याख्याएं लिखी है, और शंकर स्वामी के न्याय प्रवेश पर लिखी गई जो किताब है उसमें भी हरिभद्र सूरी ने बहुत सारी बातें कही है। तो यह निश्चित होता है कि हरिभद्र सूरी के काल के संबंध में विशेष विवाद नहीं रहता है, क्योंकि वो ईस्वी सन 700 से 770 तक उनकी विद्यमानता मानी जाती है। अभी आएंगे अक्लंक के उपरांत तदुवर्ती जो प्रमाण मीमांसा रची गई है उसका उल्लेख वो आएगा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब एक फेज जो है वो खत्म हो गया, अभी दूसरा फेज शुरू होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अक्लंक के पूर्व, उनके पहले जो जैन न्यायक हुए, विषयक रचनाएं उनकी अत्यल्प थी, पर उनकी जो रचनाएं थी वो स्तुत्यात्मक मतलब स्तुतियों के रूप में और अनेकांतवाद की प्रतिष्ठापन रचनाओं का ही बहुत हमें वहां मिलती है। पर 8वीं शताब्दी से अब जो हम बात कर रहे हैं वो 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के काल में जो जो न्यायवादी तर्कशास्त्री हो गए उसमें अक्लंक, विद्यानंद, अनंतवीर्य, माणिक्यनंदी, वादीराज, अभयदेव सूरी, प्रभाचंद्र, वादीदेव सूरी, हेमचंद्र, ये सारे जैन न्याय का अन्यन एवं विशिष्ट प्रतिपादन इन्होंने किया है। और जैन न्याय के प्रतिपादन की दृष्टि से यह स्वर्णिम काल कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम भट्ट अक्लंक की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैन न्याय को बृहद स्तर पर व्यवस्थित रूप से अक्लंक जी ने दिया है। मतलब जो जैन न्याय शास्त्र है, जैन न्याय की पद्धति है, जैन न्याय की जो परंपरा चल रही थी ना, उसको सिस्टमेटिक वे से, व्यवस्थित रूप से जिन्होंने सेट किया है वो कौन थे? भट्ट अक्लंक। इसीलिए भट्ट अक्लंक को जैन न्याय का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है।
उनका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। और अक्लन की जो जो रचनाएं हुई उसमें बौद्ध, न्यायिक, दिनांग, धर्मकीर्त, प्रज्ञाकर गुप्त, कर्णक गौमी और मीमांसा, ये सारी दार्शनिक कुमारी भट्ट का खंडन किया गया है। इन्होंने अक्लन की जो जो रचनाएं की है उनको ये सारे जनों ने खंडन किया है। अक्लन के समय निर्धारण के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित थी। उनके समय में दो मान्यताएं चल रही थी। वो क्या थी कि श्रीकट शास्त्री, फिर जुगल किशोरी मुक्तार और पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री आदि जो विद्वान हुए, अक्लन को 7वीं शताब्दी का कहते हैं कि अक्लन जी कब थे, 7वीं शताब्दी में थे। पर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो 8वीं शताब्दी से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग कहते थे कि वो 7वीं शताब्दी की थे। परंतु उसके बाद जो आए केबी पाठक, सतीश चंद्र विद्याभूषण, पंडित नाथुराम प्रेमी, ये सारे कहते हैं कि वो 8वीं शताब्दी के थे, बट अक्लन जी 8वीं शताब्दी के। इस तरह महेंद्र कुमार न्यायाचार्य पूर्व प्रचलित मतों पर गहरा विचार करके उन्होंने ये निर्धारित किया कि अक्लन की कृतियों के आंतरिक परीक्षण के पश्चात महेंद्र कुमार जो न्यायाचार्य की स्थापना अधिक समीचीन प्रतीत होती है। और उन्होंने यही बात की कि 720 से लेकर 780 के मध्य में उनका समय रहा है। ठीक है। अक्लन जो थे वो कैसे थे? प्रखर तार्किक थे, तर्क करने वाले थे, वाग्मी थे, वाद करते थे, प्रतिभा संपन्न थे। कि उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि वो जैन न्याय शास्त्र में इतनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का उनका ज्ञान था। इनको षट तर्क कुशल, वादी सिंह और वादी सिंह भी कहा जाता था। उनको और क्या क्या नाम देते थे? षट तर्क कुशल, तर्क कुशल रीति से तर्क करने वाले, 6 तर्कों को कुशल रीति से करने वाले। फिर वादी व सिंह, सिंह कैसा बोला? जो वाद विवाद कर सके, इसीलिए उसका नाम वादी सिंह भी रखा, मतलब उस नाम से भी वो प्रख्यात थे। भट्ट अक्लंक ने 2 टीका ग्रंथ लिखे हैं। एक है तत्वार्थ वार्तिक और अष्टसती तथा 4 न्याय विशेषक स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना की है। उन्होंने लघियस्त्रय, न्याय विनिश्चय, प्रमाण संग्रह और सिद्धि विनिश्चय, इनका संक्षिप्त परिचय इस तरह दिया जाता है कि ये सारी रचना भी उनकी ही है। ठीक है। आप लोग ने नाम सुना है ना, तत्वार्थ वाटिका, वाटिका तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो अक्लन पटाक्लन में लिखा है। तो उमा स्वाति जी ने जो रचना की थी तत्वार्थ सूत्र की, उस पर अक्लंक में पूज्यपाद देवनंदी के ने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी। उसके बाद अक्लंक ने तत्वार्थ सूत्र पर राजवर्तिका की रचना की। तो तत्वार्थ वर्तिका और तत्वार्थ राजवर्तिका के नाम से ये जानी जाती है। क्लियर है? वार्तिक के भट्ट अक्लंक ने दिनांग निरूपण, प्रमाण लक्षण, प्रमाण प्रत्यक्ष लक्षण क्या होता है, प्रमाण लक्षण क्या होता है, इन सारी चीजों को भी बहुत अच्छी तरह से डीप में समझाया है। और अक्लंक की बात करें तो उन्होंने अपने अन्य ग्रंथों में जहां प्रमाण को कथनचित अनादिगार्थ ग्राही प्रतिपादन किया, वहां ही उन्होंने तत्वार्थ वाटिका में अनिगतार्थिक लक्षण को बताया। अतिगतार्थिक ज्ञान को भी उन्होंने स्वीकार किया है। ये सारी चीजों को उन्होंने किसमें स्वीकार किया है?
तत्वार्थ राजवाटिका में। तो इस तरह हम कहें तो तत्वार्थ वाटिका का मुख्य प्रतिपादन प्रमाण विज्ञान नहीं है, पर अक्लंक में प्रथम अध्याय में न्याय के बारे में, वैशेषिक के बारे में, सांख्य फिलोसॉफी के बारे में और आदि समस्त जैन दर्शन के जो प्रमाण है उन सारी चीजों को का संक्षिप्त वर्णन भी किया है तत्वार्थ वाटिका में। क्लियर है? उसके बाद आता है अष्टसती। तो समंत भद्र जी ने जो आप्तमीमांसा लिखी थी उस पर 800 श्लोक परिमाण में अक्लंक में भाष्य की रचना की और जिसे उन्होंने कहा अष्टसती। सती मतलब 100, अष्ट मतलब 8। तो वो 800 श्लोक का जो रचना हुई उसे कहते हैं आप्तमीमांसा। यह भाष्य समंत भद्र के दार्शनिक विचारों को तत्कालीन परिवेश में प्रस्तुत करता है। ये एक बहुत ही गहन, बहुत ही संक्षिप्त और अर्थ गांधीर्य से परिपूर्ण है। इसमें आप्तमीमांसा में जो बातें उल्लेखित की है उसके विषयों के अतिरिक्त विषयों का भी समावेश यहाँ किया गया और जिसमें बौद्धों के प्रति तर्क प्रमाण की सिद्धि, स्वलक्षण के बातें और उसकी भी प्रमुखता बताई गई है। तो अक्लंक में इस प्रमाण को और भी प्रतिपादन करते हुए कहा है तत्वज्ञानम प्रमाणम। तत्वज्ञान ही प्रमाण है, इस बात को उन्होंने स्ट्रांगली बताया। उसके बाद जो उनकी रचना, इंपॉर्टेंट रचना थी वो है लघियस्त्रय। लघियस्त्रय तो जैन प्रमाण मीमांसा के व्यवस्थापन की दृष्टि से अक्लंक की कृति में जो बात आई है वो है लघियस्त्रय और उसमें उन्होंने 3 डिविजन्स लिखे हैं। एक है प्रमाण प्रवेश, दूसरा है नई प्रवेश और तीसरा है प्रवचन प्रवेश। इस तरह अक्लंक में अपनी कारिकाओं में तो जो विषय है उसको विवृत से डिटेल में संपूर्ण किया है, मतलब डिटेल से लिखा है। तो इस संपूर्ण लघ्यस्त्र के 6 परिच्छेद है और प्रमाण प्रवेश के 4 और नई प्रवेश एवं प्रवचन प्रवेश के 1-1 परिशिष्ट है। इस तरह प्रमाण प्रवेश में प्रमाणों की चर्चा होती है जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण की भी बातें बहुत ही मुख्य रूप से की गई है। समझ में आया? और इसके बाद उनकी और एक रचना है न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय और प्रमाण संग्रह। ये 3 के बारे में और भी उन्होंने बताया है। क्यों न्याय विनिश्चय? दूसरा क्या बोला मैंने? प्रमाण निश्चय। नहीं, दूसरा न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय और तीसरा है प्रमाण संग्रह। ठीक है? न्याय विनिश्चय में सिद्धसेन के न्याय अवतार, सिद्धसेन जो न्याय अवतार लिखा था उसके न्याय और धर्मकीर्ति ने जो प्रमाण विनिश्चय का दोनों का मेल यहाँ पे अपने को मिलता है न्याय विनिश्चय में। तो न्याय विनिश्चय को अक्लंक ग्रंथ में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और उन्होंने न्याय विनिश्चय पर भी लघ्यस्त्र की भांति विभूति की रचना की है, पर ये सारी युक्तियां आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि न्याय विनिश्चय के मूल पाठ का उद्धार वादी राज के विवरण के साथ किया गया है और जिसमें
वे केवल श्लोकों की ही व्याख्या करते हैं, विस्तृति की नहीं। ये खाली जो श्लोक ये है ना, उसी की डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन होती है, उसके ऊपर उसके मीनिंग ये है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अतः विवृति अभी, फिर भी ये विवृति जो है अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और न्याय विनिश्चय में 3 प्रस्ताव दिया गया है, वो क्या क्या है? एक है प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन। प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन। प्रत्यक्ष में क्या दिया है? साकार ज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना है। अनुमान में विषयक चर्चा के संबंध में बात की है। और प्रवचन प्रस्ताव में जो आप्त के सर्वज्ञ होने की सिद्धि की गई है। आप्त जो है वो कैसे थे? तो सर्वज्ञ थे, उस बात की सिद्धि यहाँ पे होती है। तो इस तरह जो 3 टॉपिक है वहां पे उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया गया। और उसके अलावा उन्होंने स्मरण, प्रतिविज्ञान, उसके बारे में भी, प्रमाण के फल उससे रिलेटेड क्या होते हैं उसकी भी चर्चा यहाँ पे उन्होंने की है। तो इस दृष्टि से देखे तो न्याय विनिश्चय न्याय की विशिष्ट कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट कृति है। और जैन दृष्टि में जैनेतर दर्शन है उसको सम्यक रूप से परीक्षा कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। और न्याय विनिष्ट पर वादीराज की टीका भी है, जिसे क्या कहते हैं? न्याय विनिश्चय विवरण। न्याय विनिश्चय विवरण कहा गया है। इसके बाद जो दूसरी आती है वो है सिद्धि विनिश्चय। तो यहाँ सिद्धि का मतलब बताते हुए क्या कहते हैं कि संपूर्ण जो ग्रंथ है उसकी जो रचना हुई है तो उसमें उनके 12 प्रस्ताव है, मतलब कि 12 चैप्टर्स है। और ग्रंथ की विषय वस्तु का अगर अनुमान प्रस्तावों के नाम से अगर हम करें तो वो आता है प्रत्यक्ष सिद्धि, सविकल्प सिद्धि, प्रमाणांतर सिद्धि, जीव सिद्धि, जल्प सिद्धि, हेतु लक्षण सिद्धि, शास्त्र सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि, शब्द सिद्धि, अर्थ नई सिद्धि और शब्द नई सिद्धि और निपेक्ष सिद्धि। तो इस प्रकार 12 सिद्धियों का वर्णन यहाँ पे होता है। तो इस 12 प्रस्तावों के विषय की सामग्री को जो है उसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो है प्रमाण मीमांसा, प्रमेय मीमांसा, नई मीमांसा और निक्षेप मीमांसा। ये जो ऊपर के 12 अलग अलग टॉपिक्स बताए ना, उनको इन्होंने 4 ये डिविजन में डाल दिए हैं। इस तरह प्रस्तुत ग्रंथ में बौद्ध न्याय के निरसन से संबंध विषयों पर ही विचार किया गया है। इस अकलन का यही कहना है कि ये जो है वो स्वलक्षण के लिए सिद्ध किया गया है, इसलिए। और उसमें स्व के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसे जीवन में प्राप्त करना है, उन सारी चीजों को कैसे सिद्ध करना है, उस बात का उल्लेख यहाँ किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम सिद्धि विनिश्चय पड़ा है। तो यहाँ तक हमने सिद्धि विनिश्चय खत्म कर दिया। उसके बाद और एक कृति है प्रमाण संग्रह, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप जो धर्मचंद जी के किताब मंगा रहे हो तो उसमें जैन प्रमाण शास्त्र